ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बन रहे। वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जून 2025 से जून 2026 के एक महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। राशिफल किस बारे में होगा? वो होगा 4 बड़े ग्रहों का प्रभाव। जैसा वीडियो के टाइटल में भी दिखा है, 4 ग्रहों की चौकड़ी, यानी कि राहु, केतु, शनि, बृहस्पति। इन चारों ने अपनी राशि बदल ली है। 29 मार्च को शनिदेव ने, 14 मई को बृहस्पति ने और 18 मई को राहु केतु ने। इन सभी ग्रहों ने राशि बदल ली है। आमतौर पर इन ग्रहों का राशि परिवर्तन साथ साथ नहीं होता, पर कभी कभी होता है कि बहुत कम अंतराल में भी इनका राशि परिवर्तन हो जाता है, एक साथ ही होता है। 2022 अप्रैल में एक बार हुआ था कि चारों ग्रहों ने अप्रैल में राशि बदली थी, और फिर अभी रिसेंटली हुआ है 2025 में, 3 साल बाद ऑलमोस्ट, कि मार्च के एंड में शनि ने और मई में इन बाकी तीनों ग्रहों ने। ज्योतिष में हर ग्रह की अपनी विशेषता है, पर ये 4 बड़े ग्रह बहुत विशेष हैं, क्योंकि गोचर में ये ऐसे ग्रह हैं जो बहुत टाइम लगाते हैं एक राशि में। शनि 2.5 साल, बृहस्पति 1 साल, ये दोनों राहु और केतु 1.5 साल। कोई भी और ग्रह नहीं है। सूर्य 1 महीना, चंद्रमा तो 2.5 दिन, बुध 2 सवा 2 हफ्ते जो उनकी नॉर्मल चाल है। वक्री हो जाए तो ज़्यादा टाइम लगाते हैं, जैसे अभी कुछ टाइम में होने वाले हैं। शुक्र भी 1 महीने के आसपास, 28 दिन के आसपास होता है उनका भी, वो भी अगर वक्री होते तो ज़्यादा टाइम लगाते हैं। मंगल 1.5 महीना, 45 दिन के आसपास। तो ये ग्रह बहुत टाइम बिताते हैं एक राशि में, तो इसलिए बहुत चीज़ें प्रभावित करते हैं। और इनका अलग अलग से राशिफल तो मैंने दे दिया है, लेकिन इनका जो मिश्रित प्रभाव आएगा, किन जगहों पर इनका संयुक्त एक प्रभाव है, वो कई चीज़ों को निर्धारित करता है। और इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर एक दृष्टिकोण, एक विवेचन करने का प्रयास करेंगे। वीडियो हमेशा की तरह एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में आपके सामने रख सकूं, मैंने इसमें कुछ पार्ट्स बनाए हैं। पहला पार्ट होगा कि बृहस्पति और शनिदेव का केंद्रादि योग। ये दोनों जो ग्रह हैं एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगला पार्ट होगा राहु और बृहस्पति की परस्पर दृष्टि। राहु बृहस्पति को देख रहे हैं, बृहस्पति राहु को देख रहे हैं। अगला तीसरा पार्ट होगा कि राहु और बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव आपके लग्न पर, यानी कि तुला पर। और ये जो त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण जो पूरा हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगला पार्ट होगा शनि और केतु का षडाष्टक योग, जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। शनि आपके 6ठे भाव में है और केतु आपके 11वें घर में है, तो ये दोनों एक दूसरे से षडाष्टक में बैठे हुए हैं। और अंतिम पार्ट होगा कि जहाँ पे आपकी धनु राशि पड़ती है, यानी कि आपका तीसरा भाव, वहाँ पर बृहस्पति की 7वीं, केतु की 5वीं और शनि की 10वीं दृष्टि। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं कवर करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं पहले भाग के साथ, जो है शनि और गुरु एक दूसरे से केंद्र में। गुरु कहाँ है? मिथुन में, और शनि का है मीन में। नवम भाव और 6ठा भाव, ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं, तो इसलिए केंद्रादि योग बन गया। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो मैं हमेशा बताता ही रहता हूँ कि कोई भी ग्रह त्रिकोण में जब होते हैं तो बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। लेट्स से कि शनि 6ठे घर में है, कोई भी ग्रह जब यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, उनका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट शनि पर रहेगा और शनिदेव का उन पर रहेगा। और यही चीज़ भावों पे, जैसे शनि अभी 6ठे घर में है, तो उनका एक इम्पैक्ट आपके करियर पर भी रहेगा, उनका एक इम्पैक्ट आपके धन पर भी रहेगा। लेकिन जब कोई ग्रह, बड़े ग्रह स्पेशली, एक दूसरे से केंद्र में होते हैं, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या कभी कभी ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे इस केस में, शनि बृहस्पति के केस में, ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। ये भाग्य है और ये कर्म है, ये धर्म है और ये एक प्रकार से मेहनत है, ये कर्मों का फल है। तो ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनके पास ज्योतिष में सबसे ज़्यादा कारकत्व है।
तो ये दोनों जब केंद्र में आते हैं तो ये सपोर्ट करते हैं। और दूसरा, ये दोनों ही द्विस्वभाव राशि में हैं। ऐसा यूजुअली नहीं होता कि दोनों ही एक ही तत्व की राशि में आराम से मिल जाए, स्पेशली द्विस्वभाव में। अगली बार कब होगा द्विस्वभाव राशि में, कह नहीं सकते। 2027 में शनि का गोचर यहाँ पे होगा तो द्विस्वभाव नहीं है, फिर यहाँ पे होगा वो भी नहीं है, फिर जब आ जाके 33 के आसपास जब गोचर होगा उनका, तब जाकर फिर कुछ योग बन सकता है कि बृहस्पति भी द्विस्वभाव राशि में हो। तो इन दोनों का एक तत्व की राशि में रहना भी थोड़ा सा कभी कभी, या एक प्रकार की जो चर द्वि और चर स्वभाव, स्थिर स्वभाव और द्विस्वभाव की राशियों में इस प्रकार से आना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली द्विस्वभाव में, जैसे मैंने कहा। तो यहाँ पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रभाव पड़ा। सबसे पहले तो शनि छठे घर में है, जो मेहनत का भाव है, जो एक अर्थ त्रिकोण है, करियर का एक भाव है, आपके संकल्प शक्ति का भाव है, और बृहस्पति भाग्य स्थान में है। ये साफ बता रहा है कि दोनों का द्विस्वभाव राशि में होना, यानी कि आपके कर्मों का जो फल है वो भाग्य के स्वरूप में आपको मिलेगा। यकीन मानिए, ये 1 साल का पीरियड ऐसा है जहाँ पे जब आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसके फल आपको तुरंत मिलेंगे। कभी कभी होता है कि हम मेहनत करते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता, हताश हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो आप कर्म करेंगे उसके अच्छे फल मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए अपनी मेहनत को, अपनी डिटर्मिनेशन को आगे बढ़ाइए। कई संभावनाएं खोलने वाला ये योग बनता है। ये धर्म त्रिकोण है लेकिन लक्ष्मी स्थान है। ये उपचय भाव है, अर्थ त्रिकोण है। तो भाग्य और उपचय का केंद्र द्वारा मिलन हो रहा है, केंद्रादि योग द्वारा मिलन हो रहा है। तो उपचय भाव क्या होता है? मेहनत से आगे बढ़ना। और जब मेहनत से आप आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर से शनि का प्रभाव आ गया और भाग्य स्थान में बैठे बृहस्पति द्वारा केंद्रादि योग बन गया। यकीन मानिए, यहाँ पे भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही मिलकर आपको बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। तो बहुत अच्छा ये समय है अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने का, अपने जीवन की चुनौतियों को पूरा करने का, अपने जीवन के स्ट्रगल्स को कम करने का और अपने जीवन के स्तर को बढ़ाने का। असीम संभावनाओं वाला योग बनता है जब दोनों ही एक दूसरे से केंद्र में द्विस्वभाव राशियों में बैठते हैं। छठा भाव, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स उनको पता होगा, मैं इस भाव को बहुत महत्वता देता हूँ। ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। ये उपचय भाव है, ये संकल्प शक्ति का भाव है, ये दुश्मनों का भाव है, पर दुश्मनों के अंत का भी भाव है। अब क्योंकि शनि छठे भाव में बैठे हैं तो वैसे ही दुश्मनों का अंत होता है, लीगल केसेस का अंत होता है। क्योंकि बृहस्पति से केंद्रादि योग बन गया तो ये लीगल केसेस में कॉम्प्रोमाइज बहुत दिखाता है। ये दोनों ग्रह कॉम्प्रोमाइज बहुत करवाते हैं क्योंकि मैच्योर ग्रह हैं दोनों। अब जब मंगल का तत्व आता है ना, तो व्यक्ति केस करता है, मैं तो केस लड़ूंगा, मैं देखता हूँ कैसे तुम मेरे सामने खड़े होते। फिर जब केस चलता है, जब चक्कर लगते हैं अदालत के, फिर थोड़ा सा पता चलता है कि नहीं भाई, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका कोई छोटा मोटा केस चल रहा था, कोई लंबा केस चल रहा था और कॉम्प्रोमाइज़ की संभावना खुलती है, तो ये दो ग्रह बहुत आराम से आपका कॉम्प्रोमाइज़ करवाएंगे। दूसरा, ये जो भाव है ये 10वें से 9वें भाव है जहाँ पे बृहस्पति बैठे और ये अर्थ त्रिकोण है। तो ये चेंज दिखा रहा है, ये ग्रोथ दिखा रहा है। ये अवश्य एक योग बन रहा है आपका कि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ चेंज करते हैं, मे बी आप अपना रोल चेंज करने की कोशिश करते हैं, जॉब चेंज करते हैं, कोई अलग रोल निभाते हैं, अपनाते हैं, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये भाग्य का स्थान है और भाग्य से कर्म भाव में, यानी कि भाग्य से 10वें घर में कर्म के कारक बैठे हैं। यकीन मानिए, ये ऐसा वर्ष है कि भाग्य तो प्रज्वलित होगा ही, लेकिन भाग्य आपके जीवन के स्तर को, आपके करियर के स्तर को, आपके बिजनेस के स्तर को बहुत आगे लेकर जाएगा। जब भाग्य स्थान से कर्म स्थान में, यानी कि 9वें से 10वें में जब शनि बैठते हैं तो व्यक्ति को हर कार्य में या अधिकतम कार्यों में सफलता मिलती है। मैंने पहले भी 2-3 बार बताया कि छठा भाव सेल्फ राजयोग गिविंग भाव है। ये नाड़ी ज्योतिष का रूल है, क्योंकि ये कर्म भाव से भाग्य का स्थान है, भाग्य स्थान से कर्म का भाव है। तो जब इतनी विशेषता है छठे भाव की और ऊपर से केंद्रादि योग शनि बृहस्पति का बन गया, यानी कि अपने पुरुषार्थ से, अपनी कर्मठता से, अपने परिश्रम से बहुत जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। तो करियर में तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे ही, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि करियर में अवश्य काफ़ी आगे आप बढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो सप्तम से 12वां स्थान है और सप्तम से तीसरा भाव है।
ये अवश्य दिखा रहा है कि कोई बड़ा चेंज लाकर आप अपने बिजनेस को भी बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन दोनों ही ग्रहों का जो ये केंद्रादि योग बन रहा है ये बहुत विशेष है। इसको जितना अपना सकते हैं, मैं फिर से कहूँगा जो मैंने सबसे पहले कहा था, ये एफर्ट्स का भाव है, तो एफर्ट्स में कमी मत आने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप एफर्ट्स करेंगे ना उसके कई गुना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होंगे। और वैसे भी अगर हम देखें तो बृहस्पति उपचय भाव के स्वामी है, एक और उपचय भाव के स्वामी, और शनि आपके एक केंद्र के स्वामी है, एक त्रिकोण के स्वामी है। ऑलरेडी वो आपके योग कारक ग्रह हैं। तो दो उपचय भावों के स्वामी योग कारक ग्रह से जब केंद्रादि योग बनाएंगे, यानी कि जीवन की मुश्किलें भी दूर होंगी, प्रॉब्लम्स के अलग अलग सॉल्यूशन प्राप्त होंगे, और फिर से कहूँगा अपने जीवन के स्तर को अगर बढ़ाना है हर एरिया में, बहुत अच्छा मौका यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। लीगल केसेस में सफलता दिख रही है, कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहे हैं, करियर में चेंज दिख रहा है, करियर में बड़े रोल्स दिख रहे हैं, और बिजनेस में भी जैसे मैंने कहा कुछ बहुत बड़ा बदलाव कर कर बहुत तीव्र गति से अपने बिजनेस को आगे लेके जाने का मौका मिलेगा। छठा भाव जो है वो रोग का भाव भी होता है, और शनि छठे घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं। जब शनि और बृहस्पति का केंद्रादि योग बन गया ना, व्यक्ति बहुत माइंडफुल हो जाता है, वो अपने हेल्थ को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा माइंडफुल हो जाता है। आप देखेंगे आप में से कई लोग ना केवल किसी के सुनने सुनाए पर या कहने पर अपनी हेल्थ में चेंज करेंगे, आप में से इस एक साल में कई लोग हेल्थ को समझेंगे कि भाई मेरी बॉडी पर क्या सूट नहीं करता, मुझे कौन से सप्लीमेंट्स खाने हैं, मुझे कौन सी थेरेपी यूज़ करनी है। यानी कि अपने मन को, अपनी काया को लेकर, मानसिक हेल्थ को लेकर, शारीरिक हेल्थ को लेकर बहुत माइंडफुल हो जाएंगे और बहुत कुछ स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके शत्रु हैं कार्य क्षेत्र में, उनको डिप्लोमेटिकली हैंडल कर पाएंगे, और वैसे भी जो आपके शत्रु हैं उनको भी बहुत आराम से आप हैंडल कर पाएंगे। सिचुएशन हैंडलिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। वैसे भी तुला वाले जो जातक होते हैं बहुत हारमोनियस होते हैं और कोशिश करते हैं कि बिना लड़ाई झगड़े की चीज़ें सॉल्व हो जाए, और यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपकी इसी क्वालिटी के कारण आपको आगे बढ़ने के भी बहुत अवसर प्राप्त होंगे। तो देखा जाए ये दोनों ही जो ग्रह केंद्रादि योग बना रहे हैं ये बहुत आगे लेके जाएंगे। उपचय भाव का मिलन है, भाग्य स्थान का मिलन है, एफर्ट्स के भाव का मिलन है, संकल्प के भाव का मिलन है, भाग्य के भाव के साथ, भाग्य के कारक के साथ, ये अवश्य बता रहा है कि जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि नवम से 10वें में है शनि, आपके पिताजी को भी यहाँ पर कोई ज़मीन का या कोई उनके बिजनेस का, उनके करियर में कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो जो केंद्रादि योग बन रहा है शनि और बृहस्पति द्वारा, ये बहुत अच्छा है। और छठा भाव कंपटीशन का है, और शनि स्टूडेंट्स के कारक के स्वामी हैं, स्टूडेंट्स के भाव के स्वामी हैं, और बृहस्पति पंचम से पंचम में बैठे हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए भी अति लाभकारी दिख रहा है कि स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। तो ये जो शनि और गुरु का केंद्रादि योग है ये आपके जीवन को बहुत आगे लेकर जाएगा। बात करते हैं गुरु और राहु की पारस्परिक दृष्टि का प्रभाव। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। बृहस्पति नवम में है तो बृहस्पति नवम में है तो राहु पंचम में है। अब ये दोनों ग्रह बृहत ग्रह है, बृहत करने वाले ग्रह हैं, एक्सपेंड करने वाले ग्रह हैं। दोनों जिस भाव में बैठते हैं उसको एक्सपेंड करते हैं, पर अब इन दोनों की पारस्परिक दृष्टि भी एक दूसरे पर है। बृहस्पति तो बहुत बड़ा कर देते हैं बृहस्पति, लेकिन राहु का प्रभाव ऐसा है जो असीमित होता है। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ कि राहु कोई सीमा वाला ग्रह नहीं, राहु को सीमाएं पसंद नहीं। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसका राहु भी बहुत प्रबल होता है ना, वो कभी भी बंधना नहीं चाहता, वो व्यक्ति कभी भी कमिटमेंट नहीं चाहेगा। राहु वाले अधिकतम लोग, अब जिसके लग्न में राहु है, सप्तम में केतु होगा, तभी वो लोग शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो लोग बंधना नहीं चाहते। अधिकतम आप लोग कहते हैं कि सप्तम में केतु तो शादी नहीं चलेगी, उसका कारण क्या है? क्योंकि लग्न में राहु है। अकेले केतु सप्तम में बैठ के शादी में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। जो लग्न में राहु है वो व्यक्ति को आगे नहीं, वो किसी के साथ कमिटमेंट नहीं चाहता। रिलेशनशिप बहुत लोगों से रख लेगा, फिजिकली बहुत एक्टिव रहेंगे, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहेंगे अधिकतम लोग, सबकी बात नहीं कर रहा। वैसे ही राहु असीमित ग्रह है, तो जब पंचम में राहु है वो ऑलरेडी उस भाव को बहुत बढ़ाएंगे। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि उनका पारस्परिक दृष्टि का क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले नवम में बृहस्पति है, भाग्य स्थान, भाग्य के कारक, और जब वो यहाँ पे नवम में बैठे हैं तो ऑलरेडी भाग्य की वृद्धि होगी। लेकिन जब राहु का प्रभाव आ गया तो यहाँ पे आप जो सोच रहे हैं
उससे भी ज़्यादा प्राप्त होगा। आप जो सोच रहे हैं उससे भी परे की चीज़ें प्राप्त होंगी, आप जो सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा चीज़ें प्राप्त होंगी। बस ये मान के चलिए राहु है तो अनकन्वेंशनल है, यानी कि जो भी प्राप्त होगा वो शायद नॉर्मल नहीं होगा, वो शायद वैसा नहीं होगा जैसे आप सोच रहे थे। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल रहे, चीज़ों को एक्सेप्ट करा कि हाँ चलो जैसे भी आया मैं चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, तो यहाँ पे आपको कोई रोक नहीं सकता। ये राहु आपके भाग्य को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आप देखते होंगे, आपने भी देखा होगा कभी कभी जीवन में, एक ना एक व्यक्ति तो देखा ही होगा जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर आप उससे कुछ साल बाद मिले, उसके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, एक अच्छा लाइफस्टाइल व्यतीत कर रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि जीवन में एक समय किसी व्यक्ति के आता है, सबके साथ तो ये नहीं होगा, पर जिसकी कुंडली में कुछ योग हैं, जिसका गोचर बहुत अच्छा, उनके साथ अवश्य ऐसा होता है। आप सब ने कहीं ना कहीं, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई 15-20 साल का व्यक्ति है, हो सकता है उसने भी ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा जी लिया है, 35-40 का हो गया है, उसने अवश्य कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति देखा होगा अपने जीवन में जो कुछ भी नहीं था और कुछ समय बाद बहुत कुछ था। तो वहाँ पर यही होता है, वहाँ पे भाग्य ही साथ देता है। और जब भाग्य को राहु का साथ मिल गया, यानी कि असीमित संभावना है, तो बहुत आगे बढ़ने का योग है। जब भाग्य ही बढ़ गया तो फिर और क्या चाहिए। कर्म तो अपनी जगह है, कर्म तो हर व्यक्ति करता है, सफलता मिलती है कि सबको नहीं, लेकिन जब भाग्य का साथ मिलता है तो कर्मों को सफलता 100% मिलती है। तो ये बहुत अच्छा योग है। नवम भाव लक्ष्मी स्थान है, तो जब राहु का प्रभाव आएगा और बृहस्पति धन के कारक है, तो धन तो बढ़ेगा ही, नए सोर्सेस खुलेंगे, विदेश से पैसा आएगा। ये भाव हायर स्टडीज़ का है, तो जो हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं उनके लिए तो अच्छा था ही, लेकिन जब राहु का प्रभाव आ गया तो विदेश में हायर स्टडीज़ करने का मौका मिलेगा। और ये जो भाव है ये पंचम से पंचम है, ऑलरेडी पंचम में राहु है, पंचम से पंचम में बृहस्पति। जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, कोई बहुत अच्छा मौका उनको प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर जब बृहस्पति का प्रभाव है, राहु की दृष्टि है, तो नवम भाव भाग्य स्थान बहुत बढ़ेगा, आपके पिताजी का भाग्य बढ़ेगा, आपके पिताजी को बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपको पैतृक चीज़ों से, मैं पैतृक संपत्ति की बात नहीं कर रहा, लेकिन पैतृक चीज़ों से मुनाफा प्राप्त हो सकता है। अगर आपके पास, आपने कोई एजुकेशन गेन करके रखी है, अगर आपके पास कोई स्किल है, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। और नवम में बृहस्पति राहु का प्रभाव आप लिख कर रख लीजिए, 1 साल बाद देखिएगा और बताइएगा कि कितने आप बड़े धार्मिक स्थल पे गए। आप लोगों में से कई लोग, तुला वाले, धार्मिक स्थलों के पर जाने का, गंगा स्नान करने का, तीर्थ स्थलों में जो पूजनीय नदियां हैं उनका स्नान करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये धर्म है, धर्म का भाव है, धर्म के कारक है। राहु, जो मैं हमेशा कहता हूँ, गंगा स्नान करवाते हैं, राहु को गंगा स्नान कराने वाला ग्रह कहा गया है। तो बहुत धार्मिक स्थलों पर जाएंगे। और जब राहु, ऐसा नहीं है कि राहु धर्म से दूर करता है, राहु थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीके से धर्म की तरफ लेके जाता है। कभी कभी नवम में अगर राहु है तो उस व्यक्ति का, अगर नवमेश भी वीक है, और इसमें नवांश भी देखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी जैसे हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन हो गया, या किसी व्यक्ति का धर्म के प्रति, उसकी अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के प्रति रुचि हो गई, वहाँ पे भी राहु पिक्चर में आते हैं। मेरे पास कई कुंडलियाँ हैं, कई तो नहीं कहूँगा, एटलीस्ट 7-8 कुंडलियाँ हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किए हुए, तो उसमें सब में नवम में राहु का कुछ ना कुछ योगदान है। और नवांश कुंडली में भी बृहस्पति के साथ या नवमेश के साथ कुछ प्रभाव है। लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने कहने का मतलब है कि राहु धर्म को बढ़ाते हैं, धर्म की जो जिज्ञासा होती है, नॉलेज होती है, हो सकता है वो व्यक्ति माने ना, लेकिन वो जानने की कोशिश अवश्य करता है कि है क्या, अध्यात्म है क्या, धर्म क्या है। तो भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। अच्छा, बृहस्पति 2 उपचय भावों के स्वामी हैं, ऑलरेडी भाग्य स्थान में बैठे हैं, और अब जब राहु का प्रभाव आ गया और 2 उपचय भाव, तो जीवन को गति नहीं, जीवन को बल्कि एक मान के चले कि जो एक नॉर्मल इंडियन ट्रेन होती है, और अब स्पीड मिलेगी बुलेट ट्रेन की, तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से कहीं ना कहीं जीवन भागने का, जीवन को भगाने का आपको मौका मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा है। 10वें से नवम में बृहस्पति है, 10वें से अष्टम में राहु है। बिग करियर चेंज, यहाँ पे छोटा मोटा नहीं, कोई बहुत बड़ा करियर चेंज दिख रहा है। और नवम भाव पर जब राहु का प्रभाव है तो ज्ञान की वृद्धि बहुत होती है। ऑलरेडी बृहस्पति नवम में, राहु का प्रभाव आ गया तो ज्ञान की वृद्धि होगी। अचानक से कोई आपको गुरु या गुरुतुल्य व्यक्ति भी प्राप्त हो सकता है। 6ठे भाव के स्वामी बृहस्पति, राहु का प्रभाव
कोर्ट केसेस आदि से लाभ मिल सकता है। कोई पैसा फंसा हुआ था लीगली आपका, वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। और वैसे भी अगर कहीं कोई पैसा फंसा हुआ तो वो पैसा वापस मिल सकता है। तो बहुत शुभ है, बहुत शुभ प्रभाव है। और अगर हम पंचम पर बात करें बृहस्पति की, ये सोचने का तरीका है, सोचने का भाव है पंचम। राहु ऑलरेडी अनकन्वेंशनल सोच करते हैं, बड़ी सोच करते हैं, और बृहस्पति जब आ गए तो सार्थक सोच करते हैं। तो ये बहुत अच्छा योग है। स्टूडेंट्स को विदेश जाने का मौका मिलेगा, सोच बहुत बड़ी हो जाएगी और आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे। नवम और नवम से नवम दोनों ऐसे ग्रहों से प्रभावित है जो बृहत करते हैं, यानी कि दोनों भाग्य के स्थान। तो भाग्य में बहुत आगे बढ़ेंगे, धर्म में बहुत आगे बढ़ेंगे, और दोनों ही पितरों के भाव हैं। अभी मान के चलिए कि ये एक साल अपने पितरों को खुश करने का है। जितना दान पुण्य अपने पितरों के नाम पे कर सकते हैं इस पीरियड में करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हर अमावस्या को करिए, पितृपक्ष आएगा तब करिए। जितना आपकी सक्षमता है, क्षमता है, इच्छा है, उससे बढ़कर करिए। यकीन मानिए, अगर कोई भी कुंडली में पितृदोष है, इससे अच्छा टाइम आपको उनके निवारण का नहीं प्राप्त होगा। आइडियाज़ बहुत आएंगे, बुद्धिमत्ता बहुत शार्प हो जाएगी और उसका उपयोग करके बहुत आगे बढ़ पाएंगे। अगर थोड़ा सा नेगेटिव कहूँ तो, क्योंकि पंचम पर राहु का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव है, भयंकर ओवर थिंकिंग। तो अपने आप को ओवर थिंकिंग से बस रोक लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्या होगा ना कि वो कहते हैं ना कि वो एक राई का पहाड़ बना देना। कभी कभी आप छोटी सी बात को सोच कर इतना बड़ा बना देंगे कि उसके कारण मेंटली ड्रेन्ड हो जाएंगे और फिर बाकी चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस एक चीज़ पर बस कंट्रोल कर लीजिएगा। बाकी तो कई दृष्टिकोण से ये जो प्रभाव है आपके लिए अच्छा है। सप्तम से दोनों उपचय भाव में बड़े करने वाले ग्रह बैठे हैं। सप्तम से तीसरे में बृहस्पति, 11वें में राहु, दोनों उपचय भाव हैं। तो बिजनेस में बहुत आगे बढ़ेंगे, बिजनेस में बहुत ग्रोथ होने वाली है। करियर की तो हमने बात कर ही ली, और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। लव लाइफ के लिए मिश्रित है, थोड़ा सा मैंने बता ही दिया ऑलरेडी कि ट्रस्ट इश्यूज वगैरह रहेंगे जब राहु की वीडियो बनाएगी, तो वो बरकरार रहेगा। तो बहुत शुभता है यहाँ पर, बहुत एक्सपेंशन है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि राहु और गुरु की जो दृष्टि है आपके लग्न भाव पर परस्पर, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। राहु अपनी 9वीं से, तो बृहस्पति 5वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे, और इसके साथ ही दोनों ही ग्रहों द्वारा ये जो आपका धर्म त्रिकोण है ये एक्टिवेट हो रहा है। सबसे पहले लग्न पर राहु और बृहस्पति, अभी मैंने दोनों का ही विवेचना करी थी तो ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन दोनों ही एक्सपैंड करने वाले ग्रह हैं। तो यकीन मानिए, तुला के लिए अगर आपको अपने जीवन के किसी भी एरिया को बड़ा करना है, बेहतर करना है, अतुलनीय करना है, प्रॉस्परस करना है, उसमें ग्रोथ लानी है, उसमें गति लानी है, इस वर्ष से अच्छा वर्ष मिलेगा ही नहीं। क्यों? एक तो ये दोनों ही बृहत करने वाले, बड़े करने वाले ग्रह, तो जीवन बड़ा बनेगा, जीवन में मौके आएंगे। ये दोनों ग्रह मौके दिलाने वाले ग्रह हैं, और राहु तो ऐसे मौके जो आप जिसके लिए आप खुद तैयार नहीं थे। और बृहस्पति भाग्य की कारक है, क्योंकि राहु का प्रभाव बृहस्पति पर है, तो जब वो ऐसे देखेंगे तो यहाँ से ऑलरेडी दिख रहा है कि भाग्य ऑलरेडी आपको बहुत सपोर्ट करेगा या भाग्य बहुत बढ़ेगा। और बृहस्पति दो उपचय भावों के स्वामी है, उसके बाद राहु और भाग्य स्थान का प्रभाव है। उपचय भाव जो गति देते हैं, तो यहाँ पे ना केवल भाग्य, ना केवल मौके, गति के साथ मौके, तेज मौके आपको प्राप्त होंगे, और ये आपके ऊपर है कि आप कितना उसका लाभ उठाएंगे। हाँ, अब यह है कि 11वें घर के केतु थोड़े अवरोधक होते हैं, तो ये हो सकता है कि जहाँ सारी चीज़ें सही चल रही हो बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप एक्टिव रहे, अगर आप कर्मठ रहे, और राहु जैसा मैंने कहा वो नॉर्मल तरीकों से लाभ नहीं देते, तो अगर आप चेंज के लिए रेडी रहे, अवश्य बहुत अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इससे अच्छा मौका आपको प्राप्त नहीं होगा। और जैसा मैंने कहा, तीसरे घर के स्वामी बृहस्पति लग्न को देख रहे हैं, और राहु का उन पर भी प्रभाव है, लग्न पर भी प्रभाव है, यानी कि स्किल एनहेंस होगी, स्किल आगे बढ़ेगी। और छठे भाव के स्वामी जब लग्न को देख रहे हैं बृहस्पति, ऊपर से फिर राहु का प्रभाव दोनों पर आ गया, यानी कि अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, अपनी मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, और जीवन में चैलेंजेस एक्सेप्ट कर पाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, चैलेंजेस एक्सेप्टेंस, संकल्पता, किसी भी चीज़ को ठान लेना और कर देना, ये सब ये दो भाव दिखाते हैं। और इसके स्वामी जब लग्न को देख रहे हैं, और राहु का प्रभाव लग्न और दोनों पर है, और बृहस्पति पर भी, तो यकीन मानिए आगे बढ़ने के बहुत 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 सुनहरे मौके मिलेंगे। ये अगर दशा अंतरदशा पे थोड़ी भी फेवरेबल है आपकी, फिर तो ये साल ऐसा है कि आप पीछे मुड़ के इसके बाद देखेंगे नहीं।
नहीं भी है तो भी बहुत मौके मिलेंगे, बस जैसा मैंने कहा थोड़े ऑब्स्टिकल ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन इस समय को वेस्ट मत कीजिएगा। बहुत आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे जितना शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। ये भाव जो है ये लग्न भाव है, तो हर एरिया में करियर, बिजनेस सब में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पद प्राप्ति, सप्तम से सप्तम पद प्राप्ति, बिजनेस में ग्रोथ, 10वें से केंद्र, करियर में सेटिस्फैक्शन, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन। चौथे से कर्म भाव है, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई प्रॉपर्टी के इशू चल रहे थे, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी थी, हर जगह में आपको लाभ मिल सकता है और बृहत लाभ यानी कि बड़े स्तर पर लाभ मिल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। और क्योंकि ये धर्म त्रिकोण कंप्लीट हो रहा है, राहु लग्न को और नवम को देख रहे हैं, तो धर्म त्रिकोण कंप्लीट हो गया, पंचम में बैठे हैं, बृहस्पति नवम में बैठे हैं, लग्न और पंचम को देख रहे हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि धार्मिक चेष्टा तो बढ़ेगी, ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आप बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने लगेंगे और आपके ऊपर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी भी, क्योंकि लोगों का विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा कि हाँ आप ये कार्य कर सकते हैं। तो ये राहु और बृहस्पति का जो प्रभाव है बहुत शुभ है, इसको जितना यूटिलाइज कर सकते हैं उतना यूटिलाइज कीजिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन को बहुत आगे बढ़ाएगा। अब बात करते हैं शनि और केतु के षडाष्टक योग की। दोनों ही ग्रह थोड़े अवरोधक ग्रह हैं, डिले करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, ऑब्स्टिकल्स उत्पन्न करते हैं। शनि छठे घर में है, इंडिविजुअली इनकी पोजीशन ठीक है। 11वें घर के केतु अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ना व्यक्ति को अपने पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हैं। जब ये षडाष्टक बन गया ना इनका, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या होगा? छठे घर में शनि है, छठे से छठे में केतु है, लीगल केसेस सॉल्व होने के बहुत योग है, लेकिन डिले होगा। बनती बनती बात बिगड़ेगी। एक रात को बात हुई कि चलो भाई ठीक है, जो हो गया भूलो, उसको भूलकर आगे बढ़ते हैं। सुबह देखा आपने कि मैसेज किया, नहीं अभी नहीं, हमें और सोचना है। या फालतू के लीगल ट्रबल्स जिसमें आपकी गलतियां ही नहीं, तो ये ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा ये आपको काम नहीं करने देंगे या फिर आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन जब ऑब्स्टिकल बढ़ते हैं तो थोड़ा सा अवरोध तो या फिर डिले तो होता ही है। दूसरा, छठा भाव रोग का, छठे से छठे में केतु, ये इंडिकेट करता है बड़ा रोग कोई, तो रोग तंग कर सकते हैं, छोटे मोटे रोग भी तंग करेंगे, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। रोग का भाव छठा भाव है और छठे से छठा 11वां घर। ये जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, कई बार मैं बताता हूँ कि ये राज रोग का भाव होता है, राजयोग का नहीं, राज रोग का भाव। कभी कभी यहाँ पे ना बड़े रोग आ जाते हैं, केयरफुल रहेगा अपनी हेल्थ को लेकर। और इसके साथ ही ये छठा भाव हमारे निकटतम लोगों का, निकटतम रिलेटिव्स का नहीं, जो थोड़े से डिस्टेंट रिलेटिव होते हैं। तो यहाँ पे ना आप देखेंगे आपके कलीग्स और आपके डिस्टेंट रिलेटिव्स, उनके द्वारा बहुत प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। और क्योंकि ये पुनः छठा भाव है, छठे से छठे में केतु है, आपके लड़ाई झगड़े भी आपके रिलेटिव से, आपके पड़ोसियों से, आपके कलीग्स से बहुत ज़्यादा होंगे और उनके कारण भी बहुत अवरोध उत्पन्न होगा। आपके कामों में जानबूझकर लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। आप खुद देखेंगे कि लोगों के मन में आपके प्रति जो जलन की भावना है बहुत बढ़ जाएगी और ये स्पेशली अपने जो लोग होंगे ना वो ज़्यादा तंग करेंगे। और एक और जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो होगी पेमेंट्स में। जो जॉब करते हैं उनको इतना फीलिंग नहीं होगा, ये इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जिनका अपना कोई काम है, बिजनेस है, उनको यहाँ पे ना पेमेंट्स में डिले बहुत मिलेगा। आप देखें काम हो गया, सब कुछ भेज दिया आपने, जो आपका क्लाइंट है वो बोलेगा कि भाई अभी नहीं दे सकता, थोड़ा सा टाइम दे दो हमें, आधी पेमेंट दे देगा। तो ये पेमेंट्स में जो होल्ड है वो तंग करेगा, क्योंकि जो लोग बड़ा बिजनेस करते हैं उनको पता है कि कभी कभी देना पड़ता है और फिर वो एक फ्लो बिगड़ जाता है। तो ये फ्लो का जो है ना, पेमेंट का फ्लो, ये आपको कभी कभी बहुत तंग करेगा। और छठे में शनि और छठे से छठे में केतु, आप ना बहुत कभी कभी व्यर्थ की चिंताओं में फंस जाएंगे और पुरानी बातों में बहुत डूब जाएंगे। तब ये हो गया था, तब ये हो गया होता, तब ये कर लिया होता। तो इन चीज़ों से अगर आपने अपने आप को दूर रख लिया तो जो बाकी अच्छे योग हैं उनका बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों में डूब रहे, रोग में, व्यर्थ की चिंताओं में, आप टैकल नहीं कर पाए आसपास के लोगों को, कलीग्स को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन जो नेगेटिव एरियाज़ है ना, इनको भी अपने मन में रख कर ही आगे बढ़िएगा कि हाँ मुझे इनको टैकल करना है और आगे बढ़ना है। बात करते हैं शनि, केतु, गुरु, इन तीन ग्रहों का धनु राशि पर प्रभाव, जो कि आपका तीसरा भाव है। केतु की 5वीं, गुरु की 7वीं, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। केतु पे थोड़ा सा देर में आते हैं, पहले शनि बृहस्पति की बात करते हैं। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं और
मैं पहले भी कई बता चुका हूँ कि अगर इन दोनों का प्रभाव किसी एक जगह पर संयुक्त रूप से पड़ता है, वो भाव बहुत एक्टिवेट हो जाता है। जैसे इससे पहले वृश्चिक राशि बहुत एक्टिवेटेड थी, आपका दूसरा भाव, अब तीसरा भाव बहुत एक्टिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि शनि और बृहस्पति की दृष्टि है। तीसरा भाव बहुत एक इम्पॉर्टेंट भाव है। जो व्यक्ति अपनी कर्मठता से आगे बढ़ता है अपने जीवन में, उसका तीसरा भाव बली होता ही है, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई स्किल तो होती है जो वो नीचे से ऊपर तक जाता है, और तीसरा भाव स्किल्स का है। तो जब बृहस्पति और शनि मिलकर तीसरे भाव को देखेंगे तो उसके जो अच्छे कारकत्व हैं उनको इम्प्रूव करेंगे। स्किल्स, हिम्मत, जज्बा, एंथुजियाज्म, विल पावर, विल टू अचीव, विल टू सॉल्व, लॉजिकल थिंकिंग, वाक्य पटुता, लोगों को कंट्रोल करना, अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने रखना, अपने ऊपर विश्वास आना। तुला वाले जातक क्या होते हैं ना, वो कभी कभी दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना नुकसान भी कर लेते हैं। यहाँ पे वो भावना दूर होगी और आपको समझ आएगा कि हाँ, मुझे अपने लिए कुछ डिसीजंस लेने हैं, और ये अवश्य जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा। स्किल्स, कर्म के कारक, जॉब के कारक देख रहे हैं, बिजनेस के कारक देख रहे हैं, यानी कि आप अगर जॉब करते हैं उसमें भी स्किल्स बढ़ाने के मौके मिलेंगे, आप अगर बिजनेस करते हैं बिजनेस में भी स्किल्स बढ़ाने के मौके मिलेंगे, और दोनों में ही आपको बहुत लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने के मौके प्राप्त होंगे। शनि आपके योग कारक ग्रह हैं, तो जब योग कारक ग्रह तीसरे घर को देखेगा भाग्य के कारक के साथ, वो भाग्य का कारक बृहस्पति जो दो उपचय भावों के स्वामी हैं और उपचय भाव को ही देख रहे हैं। यकीन मानिए ये जो समय है, एक साल है, ये गति का साल है। ये वो साल है जब गति प्रदान होगी, तेज गति से चीज़ें होंगी। टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे जितना टाइम आप यूटिलाइज करेंगे उतना ही जीवन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा समय है जीवन के हर एरिया में स्किलफुल होने का, माइंडफुल होने का, जीवन को समझने का, अपनी प्रॉब्लम्स को समझकर सॉल्व करने का, और जीवन में एक उत्साह भरने का। उत्साहहीन जीवन व्यर्थ जीवन होता है। तो अगर आपके जीवन में उत्साह है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और साथ ही में तीसरा भाव आपकी हॉबीज़ भी दिखाता है। हॉबीज़ भी कहीं ना कहीं जीवन में होनी चाहिए। आप 30 के हों, 15 को हों या 55 के हों, कई लोगों को आप देखिए जिनके पास कोई हॉबीज़ नहीं है ना, आफ्टर अ सर्टेन एज वो बहुत व्यर्थहीन, एक व्यर्थ वाला जीवन, व्यर्थहीन नहीं, व्यर्थ वाला जीवन हो जाता है, जहाँ पे जीवन में कुछ रखा नहीं है, बस नॉर्मल खा पी रहे हैं, सो रहे हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो, एक महिला है, शी इज़ क्लोज टू 80, वो कथक उनकी हॉबी है, बल्कि हॉबी है, वो उसको एक बहुत अच्छा करती है, लेकिन प्रोफेशनली नहीं ले पाई। लेकिन वो आज भी रियाज़ करती हैं, कथक का जो भी रियाज़ उसको बोलते हैं, और वो इतनी चीयरफुल है। तो ये होती है हॉबीज़ का एक प्रभाव। अगर आपके जीवन में कोई हॉबी है ना, मैं सबको कहता हूँ होनी चाहिए, कोई ना कोई हॉबी रखिए अपने जीवन में। वो एक अंदर का उत्साह, क्योंकि कुछ टाइम बाद तो एक रैट रेस हो जाती है जीवन, हमें बस अगले पड़ाव की उम्मीद जगाई जाती है कि हाँ, ये 10th कर लो, 12th कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, फिर इतना पैसा आ जाएगा, कुछ हो जाओगे, फिर इतना हो जाएगा, फिर अगला पड़ाव, फिर ये, फिर वो, नहीं, कुछ नहीं होता। ऐसे ऐसे करते करते ख़त्म हो जाता है जीवन। तो जीवन में एक उत्साह होना चाहिए, और वो उत्साह भी यहाँ पे आएगा। हॉबीज़ के द्वारा भी उत्साह बनाया जा सकता है, कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। रिटेंशन पावर बहुत अच्छी रहेगी, एनालिसिस स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छा। और ये योग कारक भाग्य और कॉन्फिडेंस, ये जो मिलन हो रहा है ना, ये आपके जीवन को सक्सेस देके जाएगा। यकीन मानिए जीवन के हर एरिया में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। ये जो भाव है तीसरा, ये पंचम से 11वां है, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। ये सप्तम से त्रिकोण है, बिजनेस में नए मौके, बिजनेस में भाग्य, और अपने दम पर अपने एक पहचान बनाने का मौका मिलेगा। और जब यहाँ पे केतु का प्रभाव भी आता है तो स्किल को तो अलग लेवल पे ले जाएंगे। अगर आप टेक्निकल फील्ड के एम्प्लॉय हैं, कोई आपका टेक्निकल बिजनेस है, एजुकेशन का बिजनेस है, स्किलफुल बिजनेस है, टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, काम है, जॉब है, यकीन मानिए इतना आगे बढ़ पाएंगे ना जितना आपने खुद भी नहीं सोचा होगा। और ये तीसरे घर पर 3 ग्रहों की दृष्टि, उपचय भाव, ये व्यक्ति को ना ये विश्वास दिलाता है कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। कई लोग होते हैं उनके पास बहुत नॉलेज होती है, बहुत ज्ञान होता है, बहुत स्किल्स होती है, पर विश्वास नहीं होता कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये वो समय है जब आपके अंदर वो आत्मविश्वास आएगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
और जब वो विश्वास, आत्मविश्वास व्यक्ति का जागरूक होता है ना, फिर उसको रोक नहीं सकता। वो आत्मविश्वास और वो चेष्टा जागरूक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली तुला वालों के लिए, लेकिन यहाँ पर वो एक चेष्टा जागरूक होते हुए दिख रही है। और यकीन मानिए यहाँ पे भाग्य का साथ भी मिल रहा है, यहाँ पे एफर्ट्स, हिम्मत, पराक्रम का साथ भी मिल रहा है, यहाँ पे स्किल्स और लाभ स्थान का भी साथ मिल रहा है, और यहाँ पे उपचय भाव और सेल्फ कॉन्फिडेंस का साथ भी मिल रहा है। अपने जीवन के हर एरिया को ठीक करने के लिए, अपने नेगेटिव पॉइंट्स को समझकर उनको दुरुस्त करने के लिए, अपने आप को रिसोर्सफुल बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा प्लानर, अच्छा टाइम यूटिलाइज़र बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए समय बहुत अच्छा है। नेगेटिव बस इसका ये है कि शनि केतु का प्रभाव भी है ना, तो भाई बहनों से संबंध बिगड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। दोस्तों से संबंध बिगड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। और आपके नेबर्स, आपके जो पड़ोसी हैं, ये से एक साल में आपको बहुत तंग करने वाले हैं। तो उनको भी देखिए, पड़ोसी तो बदल नहीं सकते। अगर मैं सबको बोलता हूँ पड़ोसी से कुछ पंगा हो रहा है ना, मैनेज कर लीजिए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप पड़ोसी बहुत आराम से बदल लेंगे। अब देश की भी बात करें, हमारे पड़ोसी ऐसे उनको बदल नहीं सकते, बार बार कुछ करते रहते हैं। वैसा ही अब कितने लोग पड़ोसियों के कारण घर बदल सकते हैं, बहुत रेयर होता है ना। वो क्या तो लड़ते रहिए रोज़, या कुछ ऐसा कर लीजिए कि सुलझ जाए चीज़ें। आई थिंक सेकेंड ऑप्शन हमेशा बेटर रहता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये सारे जो ग्रहों का गोचर है, षडाष्टक को छोड़कर, और ये थोड़ा सा नेगेटिव जो चीज़ें हैं, आपके जीवन में बहुत उत्साह और बहुत सार्थकता भरने वाला है। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाइएगा। आप सेहत उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको 2 सोमवार करना है। सबसे पहला, किसी भी शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले महादेव का पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर जल से अभिषेक करना है, फिर गंगा जल एक लोटे में लेना है, उसमें सफ़ेद काले तिल मिलाकर फिर से अभिषेक करना है, फिर पुनः जल से अभिषेक करना है, केसर का तिलक लगाना है, पीले रंग के पुष्प अर्पण करने हैं, केसर युक्त खीर जिसमें पंचमेवे का उपयोग हो वो उसका भोग लगाना है, 4 घी के दिए अर्पण करने हैं। हर दिए में कुछ होना चाहिए। क्या क्या? एक में गेहूं के दाने, एक में अक्षत चावल, एक में पीली सरसों और एक में लौंग के दाने, 4 से 5 लौंग के दाने। ये सब अर्पण करने के बाद ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये जाप कर लेंगे, अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।